वेलकम टू हाईटेक फाइनिंग। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है। आपने कभी ना कभी जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह का जो नाम सुना होगा, वो बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसीज ही हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले हम करेंसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जो है कंप्लीट समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है वो करेंसी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द करेंसी कि आज की जो पेपर की करेंसी है, जो डॉलर्स हैं या जिस भी मुल्क की जो पेपर की करेंसी है, वो हम तक कैसे पहुंची। जब ये पेपर के नोट नहीं होते थे तो लोग आपस में लेन देन, ट्रेड वगैरह कैसे करते थे। तो सबसे पहले जो कदीमी और ट्रेडिशनल मेथड था वो था बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम था, ये बेसिकली एक एक्सचेंजिंग सिस्टम था जिसमें लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने पास जो भी अवेलेबल अशिया थी वो एक दूसरे को दे के अपनी डेली की ज़रूरियात को पूरा करते थे। इधर आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, एक तरफ जो है फ्रूट्स की ज़रूरत है और दूसरी तरफ जो है वो बुक्स की ज़रूरत है। तो ये दोनों जो हैं वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने पास जो भी अवेलेबल चीज़ है उसे दे के कोई दूसरी चीज़ बाय कर लेते थे। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी थे कि इसमें किसी भी चीज़ की जो कीमत है उसका तयन नहीं होता था। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आया वो था गोल्ड। पूरी दुनिया ने जो है वो गोल्ड को एक सेंट्रलाइज करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें हर चीज़ की जो है वो वैल्यू का तयन कर दिया गया कि अगर हम इतने ग्राम हमारे पास गोल्ड होगा तो हम कोई दूसरी चीज़ जो है वो ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे गंदम है तो उसके लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि 1 ग्राम सोना लगेगा या किसी दूसरी चीज़ के लिए 1 किलो। तो इसी तरह चीज़ों की वैल्यू के हिसाब से जो है गोल्ड की मिकदार का तयन कर दिया गया। तो नीचे बढ़ते हैं मेटल कॉइन। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आते थे वो थे मेटल कॉइन, जो आज भी चलते हैं। तो मेटल कॉइन बेसिकली बनाने की ज़रूरत उस वक्त पेश आई क्योंकि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जहां गोल्ड की शॉर्टेज थी। तो लोगों ने ये फ़ैसला किया, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने, कि हम जो है वो कोई भी कीमती जो मेटल्स हैं उनके ख़ास वज़न के जो हैं वो कॉइन बना देंगे जिसके ज़रिए लोग जो है आपस में ट्रेड कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। तो इसमें तांबा हो गया, कॉपर, तो चांदी, ठीक है, और इसी तरह गोल्ड के भी बनाए गए। तो मैंने ये इंटरनेट से कुछ पिक्चर्स ली हैं, शायद ये इतनी पुरानी ना हो, मगर ये आपको समझाने के लिए जो है वो पिक्चर मैंने दिखाई है। तो इसके बाद नीचे चलते हैं पेपर करेंसी, जो आज की मौजूदा हमारे पास है, जिसके थ्रू हम जो है आपस में लेन देन, ट्रेड वगैरह करते हैं, पेपर करेंसी। तो हर कंट्री ने जो है इसके बाद अपनी अपनी पेपर करेंसी जो है वो प्रिंट करना शुरू कर दी और अपने लोगों को दे दी। जो पेपर करेंसी है उसे ज़रूरत बनाने की इसलिए पेश आई क्योंकि जो मेटल्स थी आबादी के बढ़ने के साथ साथ उनमें कमी वाक़या आना शुरू हो गई थी। तो मेटल की क्योंकि शॉर्टेज होना शुरू हो गई थी तो कंट्रीज़ ने फ़ैसला किया कि हम हर मुल्क जो है, हर कंट्री जो है वो अपना एक नोट बनाएगी जो अपने लोगों को देगी, जिसकी मदद से वो आपस में ट्रेड कर सकते थे। तो जो नोट है वो किस बेस पे बनाया गया, नोट के बैकएंड पे जो है वो गोल्ड रिज़र्व में रखा हुआ है हर कंट्री के बैंक ने, स्टेट बैंक ने। तो जिस तरह ये पाकिस्तानी नोट है 1000 का, तो इधर आप देख सकते हैं कि हामिल हज़ा को मुतालबा पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान से की ज़मानत से जारी हुआ। तो इसमें जो गारंटी के तौर पे गवर्नमेंट जो है वो इसकी गारंटेड है कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि हम इस नोट के बदले इसकी वैल्यू के बराबर हम गोल्ड जो है वो बैंक से ले सकते हैं, जो जिस भी कंट्री के जो भी स्टेट बैंक है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे जो है हमारे पास 5th नंबर पे आ गए प्लास्टिक कार्ड्स।
तो जो मुख्तलिफ़ बैंक्स थे उन्होंने अपने कस्टमर को जो है वो प्लास्टिक कार्ड, जिन्हें हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड वगैरह भी कहते हैं, वो इशू किए। तो इनको इशू करने का मकसद ये था कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि 10 लाख की है अमाउंट है, तो हमने एक सिटी से दूसरी सिटी में जब ट्रैवल करेंगे तो उसमें मतलब चोरी होने का भी ख़दशा होता है, तो बंदा जो है अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह बनाए गए और मुख्तलिफ़ जगह पे जो है वो एटीएम मशीन जो है वो अवेल कर दी गई, ताकि हम किसी भी दूसरी सिटी से जाके जस्ट अपना कार्ड इन करें और रकम को जो है वो निकाल लें। तो इसमें वीज़ा वाली कंपनी है और मास्टर कार्ड है, इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपनी हैं, पेपाक। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आई जिन्होंने कार्ड जो हैं वो मुख्तलिफ़ बैंकों को कॉन्ट्रैक्ट करके इशू किए। तो छठे नंबर पर आज का जो मशहूर तरीन जो है वो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन वो है ऑनलाइन बैंकिंग। तो कार्ड्स में क्योंकि जो है एक लिमिट थी कि हम इतनी लिमिट से ज़्यादा का जो है रकम की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एटीएम मशीन पे जाना पड़ता था। तो इसी तरह की कुछ मुश्किलात थी। अब ऑनलाइन बैंकिंग में क्योंकि जो है जैज़ कैश, ईजी पैसा बहुत से लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, और पेटीएम और गूगल पे वगैरह इंडिया में है, तो इसमें आसानी हो गई। घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप वगैरह से हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जितनी भी रकम चाहें वो इजीली भेज सकते हैं। तो इसमें मैं आपको डिसएडवांटेज नोट करवाता चलूँ ये आपने नोट कर लेने हैं, नीचे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आजकल जो इशू हम लोग फेस कर रहे हैं जैज़ कैश में। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर जैज़ कैश में हम कोई डिपॉजिट या विड्रॉ करेंगे तो जैज़ कैश की तरफ से जो है वो 20 मिनट्स का 20 मिनट का टाइम डिले आता है कि 20 मिनट लग जाते हैं वेरिफिकेशन को और ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो इसमें जो है वो टाइम का भी डिले है जो इसकी डिसएडवांटेज है। तो इसमें दो डिसएडवांटेज थे, एक तो टाइम का डिले और दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास फ़ी का। इसमें जो है वो फ़ीस भी ज़्यादा कटती है, ठीक है, और जो टाइम का डिले भी आता है, क्योंकि जो ऑनलाइन बैंकिंग है ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से मतलब ये होता है कि अगर कहीं भी सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आ गया तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं भी फंस सकती है और उसमें डिले भी आ सकता है। तो इसमें दो डिसएडवांटेज हैं, एक तो टाइम का और दूसरा है फ़ीस का। मेन फ़र्ज़ करें कि हमने किसी भी दूसरी कंट्री में जो है वो ट्रांजैक्शन करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मौजूदा मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी करेंसी है उसे सबसे पहले जो डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम यूएसए या किसी और कंट्री में जो है वो भेज सकते हैं। तो नीचे चलते हैं 7 नंबर पे क्रिप्टो करेंसी जो आजकल ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो क्रिप्टो करेंसी, तो सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी की जो डेफिनेशन है उसे डिस्कस कर लेंगे कि ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी डैट इज़ सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। ये कह रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल मीन ऐसी की करेंसी जो के फ़िज़िकल फॉर्म में ना हो मगर डिजिटल फॉर्म में हो। मीन के जिस तरह हमारे पास जिस तरह नोट वगैरह हैं वो हम उन्हें जो है हार्ड फॉर्म में होते हैं, तो हमें उन्हें छू भी सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। तो इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है ये फ़िज़िकली एग्जिस्ट कहीं भी नहीं करती, ये वर्चुअल होती है जो जस्ट जो है वो आपको शो हो सकती है आपके अकाउंट वगैरह में। डैट इज़ सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के ज़रिए जो है इसे सिक्योर्ड किया गया है। क्रिप्टोग्राफी जो है वो अलग टॉपिक है और इस पर हम एक अलग से इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। और नीचे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की तारीख के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इन्वेंट हुई, कब हुई और किसने की। द क्रिप्टो करेंसी वाज इन्वेंटेड इन 2008 बाय सतोशी नाकामोटो। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये सतोशी नाकामोटो साहब हैं जो कि जापान के सिटीज़न हैं। तो इन्होंने और इनके ग्रुप ने मिलके जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जिसका नाम था बिटकॉइन।
जो वर्ल्ड की फर्स्ट जो है वो क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम बिटकॉइन है, उसे बनाया सतोशी नाकामोटो ने 2008 में। द करेंसी बिगेन यूज़ इन 2009, जो कि 2009 में है पहली दफ़ा यूज़ होना शुरू हुई। तो इसको बनाने का मकसद जो है हमें ये समझना चाहिए कि इसको बनाने का मकसद है क्या। तो इसको बनाने की मकसद ये था कि ऊपर जो मैंने ऑनलाइन बैंकिंग में आपको बताया कि 2 डिसएडवांटेज थे, एक तो था टाइम का और दूसरे नंबर पे फ़ीस का। तो उन सतोशी नाकामोटो और इनके ग्रुप ने ऐसा सोचा कि हम कोई ना ऐसी करेंसी लॉन्च करें जो पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक ही करेंसी हो और उसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में जो है वो आपस में ट्रेडिंग कर सकें उसका यूज़ करके। मीन फ़र्ज़ करें हमें कोई यूएसए वगैरह से चीज़ बाय करनी है तो सबसे पहले हम अपने रुपीज़ को जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और जो हमारे कंट्री का स्टेट बैंक है पहले तो वो फ़ीस काटेगा और उसके बाद ही जो है हम कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम एक ऐसी करेंसी बनाएं जिसको यूज़ करते हुए हम पूरी दुनिया में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसकी वजह से उन्होंने बिटकॉइन को बनाया। तो ये क्योंकि जो ऑनलाइन बैंकिंग थी वो सेंट्रलाइज नेटवर्क सिस्टम के थ्रू जो है वो वर्क करती थी, तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू वर्क करती है। मीन कहीं भी अगर फॉल्ट आ जाए तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रुकने नहीं वाली, वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ऑनलाइन बैंकिंग में जो टाइम डिले है वो 1 मिनट का है तो क्रिप्टो करेंसी में 2 से 3 सेकंड का होगा, माइनर सा डिले। तो इसी तरह इसकी फ़ीस की बात कर लें, अगर $100 पे ऑनलाइन बैंकिंग पे $1 फ़ीस कटती है तो जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसमें जो है वो जो फ़ीस है वो तकरीबन 50 सेंट ही कटेगी, बिल्कुल माइनर सी फ़ीस होगी। तो ये थी इसकी हिस्ट्री और इसको बनाने का मकसद जो मैंने आपको बता दिया। एक तो टाइम का डिले बिल्कुल भी ना हो और उसके बाद फ़ीस का। तो ये था इसको बनाने का मकसद। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कहाँ से शुरू हुई, किसने बनाई। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।